जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस प्रेजेंटेशन का करंट अफेयर्स विद इंक्लिनेशन टू जुडिशरी। तो जुडिशियल सर्विसेज को लेकर हमारे भारत में क्या क्या चीज़ें घट रही हैं उनको हम इस प्रेजेंटेशन में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेजेंटेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल, विकिपीडिया को लेकर एक नई चीज़ उभर के सामने आ रही है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी किया विकिपीडिया को। इस नोटिस में उन्होंने कुछ जो इन्फॉर्मेशन उनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी उसकी ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन किया गया। तो सबसे पहले समझते हैं इस खबर का मेन एजेंडा क्या है। यहाँ देखिए, हमारे भारत में जितनी भी इंफॉर्मेशन बन रही है, जनरेट हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, कोई रिसीव कर रहा है या कोई सेंड कर रहा है या कहीं पे वो स्टोर्ड है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए आईटी एक्ट 2000 लिया जाता है। इसी एक्ट में सेक्शन 69 का पार्ट ए यही ताकत देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो किसी तरीके से भी कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे तो वो जनरेट हो रही है, चाहे वो ट्रांसमिट हो रही है, रिसीव हो रही है, स्टोर हो रही है, उसके ऊपर सरकार का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका इख्तियार रहता है। वो नियम बना सकती है, वो उसको रेगुलेट कर सकती है, उसको मॉनिटर कर सकती है। दूसरी चीज़, इसी चीज़ को लेकर आप कई बार देखा होगा आपने, जैसे जम्मू कश्मीर का केस है या किसी भी स्टेट में जहाँ पे एक तरह का डिस्टर्बेंस है, वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज को रोक दिया जाता है, कुछ देर के लिए कुछ चीज़ को रोक दिया जाता है, या किसी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है उसकी ऑथेंटिसिटी सही नहीं है तो उस वेबसाइट को उसको ख़त्म करने के लिए बोला जाता है। फॉर एग्जांपल फेसबुक, कुछ देर पहले हमने देखा था। तो ये जो सारी वेबसाइट्स हैं, चाहे वो होस्ट हैं, चाहे वो वेबसाइट्स हैं, चाहे वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल, जियो वगैरह कोई भी, इन सभी को नाम दिया गया इंटरमीडियरीज। अब ये जो कंपनीज हैं या होस्ट्स हैं, इनकी ये जिम्मेदारी बन जाती थी कि ये अपने ऊपर जो भी कंटेंट है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करके उसको रखे अपने ऊपर। 2020 में विकिपीडिया ने एक ऐसा ही काम कर दिया। उनके ऊपर, उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर एक भारत का नक्शा बनाया गया जिसमें एक्साई चिन्ह चाइना के पक्ष में दिखाया गया। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ये चीज़ ठीक नहीं लगी। जाहिर सी बात है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अवर नेशनल इंटीग्रिटी। आप भारत के नक्शे को ऐसे ही नहीं दिखा सकते। उसके लिए उनको नोटिस जारी किया गया और फिर उसका एक निदान हुआ। इसी को लेकर एक सेफ हार्बर नाम की भी क्लॉज है, दैट इज इन सेक्शन 70 ऑफ द सेम आईटी एक्ट 2000। उस सेफ हार्बर में कंपनीज क्या करती थी, वो अपना दायित्व जो है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे वो एक सेफ हो जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल विकिपीडिया जो है वो एक ओपन सोर्स नॉलेज प्लेटफॉर्म है, राइट। उनके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉट ओन्ड बाय विकिपीडिया। आई होप इट इज क्लियर। वो लोग उसको एडिट कर सकते हैं या जैसा कुछ भी है। इसी चीज़ को लेकर विकिपीडिया के पास सेक्शन 70 ऑफ आईटी एक्ट 2000 के आधार पर सेफ हार्बर था। पर फिर आईटी एक्ट के जो रूल्स आ गए 2021 के, उसमें इस चीज़ को भी थोड़ा सा नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई। वो कहते हैं कि जैसे भी है, अगर आपके प्लेटफॉर्म पे कुछ भी अपलोड हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने की, और अगर आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज है तो आप जिम्मेदार होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे हमने आईटी एक्ट 2000, आईटी रूल्स 2021 को डिस्कस करने की कोशिश की, और ख़ास तौर पे सेक्शन 69A, 70 और आईटी रूल्स 2021 को हमने देखा। लेट्स मूव ऑन, लेट्स टॉक अबाउट रेस जुडिकाटा। हमारे भारत में एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि केसेस बार बार दोबारा लिटिगेशन में आ जाते हैं। अगर एक केस के ऊपर फाइनल एडजुडिकेशन हो चुकी है, उसके बाद भी जो प्लेंटिफ है या रिस्पोंडेंट है वो क्या करेंगे, दोबारा उसी केस को रीओपन करने की कोशिश करते हैं, पिटीशन दायर करते रहते हैं, जिसके कारण लिटिगेशन बढ़ती रहती है और एक
जो आर्गुमेंट है, जो भी एक केस है, उसकी जो डिक्री है वो दैट इज नॉट फाइनलाइज्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसी को लेकर हम एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, दैट इज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनीता वर्सेस विजयपाल के केस की। इस केस में सेक्शन 125 और 127 को हम समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज फॉर सीआरपीसी। सेक्शन 125 इज वेरी क्लियर अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें अगर कोई वाइफ, एनस्ट्रेन्ड वाइफ है, उसके लिए मेंटेनेंस निर्धारण करना अनिवार्य है। अगर वो हस्बैंड के साथ नहीं रह रही या उनका कन्फ्लिक्टिंग कुछ भी है, ठीक है, तो उसके लिए अगर इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा होती है, उसके लिए वाइफ को सेक्शन 125 के अंडर मेंटेनेंस मिलती है। इसी तरह का एक केस सुनीता जी का केस है, उसमें उन्होंने मेंटेनेंस के लिए अप्लाई किया था, दैट इज 125 सेक्शन के अंडर केस की पिटीशन दायर की थी। उसमें उनको कुछ मॉनेटरीली कुछ मेंटेनेंस मिल गई। आने वाले टाइम में क्या हुआ, वो इस मेंटेनेंस से नाखुश रही और वो इसमें अल्टरेशन ढूंढ रही थी कि इसमें कुछ बदलाव हो। जाहिर सी तौर पे कुछ ज़्यादा या कुछ कम करने की बात हो रही है, तो सेक्शन 125 इसमें नहीं देता। अगर आप मेंटेनेंस को ऑल्टर करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो अगर कोई भी कंपिटेंट अथॉरिटी है कोर्ट की, वो 125 के बजाय 127 में उसका दायर होगा केस। आई होप इट इज़ क्लियर। तो अगर 127 मेंटेनेंस और उसके अल्ट्रेशन किस में, सॉरी 125 में मेंटेनेंस और 127 में अल्ट्रेशन। आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस। एंड सेकेंडली, जो रेस जुडिकाटा है, वो यहाँ पे जो जस्टिस शर्मा थे, उन्होंने सामने रखा कि अगर एक कोर्ट जिसकी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उस रीजन के ऊपर, वो मेरिट्स के ऊपर अपने एडजुडिकेशन देती हैं, तो उसको जो एडजुडिकेशन मिली है उसकी फाइनलिटी को बार बार क्वेश्चन करना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे हमें डॉक्ट्राइन के बारे में पता लगा, और दूसरी चीज़ हमें सामने आई कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, 125 और 127। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप देखना मत भूलें। लेट्स मूव ऑन। चलिए बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। रिसेंटली हमने देखा कि हमारे नए चीफ जस्टिस बनकर सामने आए, दैट इज़ यू ललित। देखा जाए तो जो ललित साहब हैं वो नालसा के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहे थे वो। पर हमारा यहाँ पे मोटिव ये है कि हम ये समझें कि किस तरह जो ललित साहब हैं वो हमारे चीफ जस्टिस के जो पद के ऊपर बैठे हैं, वो किस तरह खास बन जाते हैं बाकी सभी चीफ जस्टिस से। ऐसा क्या है? तो सर ये है कि जब भी अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहाँ पे अलग अलग पैमाने होते हैं, जहाँ जिनको लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, जिनको लेकर आप चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। तो इनमें एक ये भी पैमाना है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज वो आदमी बन सकते हैं जिनको जुडिशरी की जस्टिस डिलीवरी की एक खास प्रोमिनेंट नॉलेज हो। तो अगर बात करें यू ललित साहब की, तो इनका सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का जो सफ़र था वो बार काउंसिल से शुरू हुआ। बार काउंसिल से एलिवेट होकर इनको सुप्रीम कोर्ट के जज की पदवी मिली। उसी तरह फिर धीरे धीरे ये करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, क्या भारत में ऐसे और भी कोई जस्टिस थे जिनको इस तरह की प्रिविलेज प्राप्त हुई? जी हाँ, तो ललित साहब का नंबर आता है सेकंड। फर्स्ट वॉज सिकरी, जस्टिस सिकरी। ही वॉज ऑल्सो एलिवेटेड फ्रॉम द बार काउंसिल एंड देन ही वॉज इंक्लूडेड एज ए चीफ जस्टिस एंड देन ही वॉज प्रोमोटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आई होप ये आपको बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसके अलावा अगर आप इस पे डिटेल्ड प्रेजेंटेशन चाहते हैं तो इसका लिंक हमने यहाँ पे इस वीडियो के साथ जोड़ दिया है, जिसमें ना ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, बल्कि और भी बाकी जो सैटेलाइट
थ्योरीज हैं, जैसे नालसा हो गया या फ्री लीगल एड हो गई या फैमिली कोर्ट्स हो गए, उनके बारे में एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन की सीरीज हैं हमारे यहाँ पे, आप उनको चेक कर सकते हैं। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट वाइट कॉलर फ्रॉड्स। वाइट कॉलर फ्रॉड्स में क्या होता है, देखिए कुछ कंपनीज शेल कंपनीज बनकर तैयार करवा दी जाती हैं जो बाकी कंपनीज को एक तरह का शील्ड कर लेती है, उनकी अम्ब्रेला बन जाती है और उनके अंदर कुछ इस तरह का गैर कानूनी काम हो सकता है जो किसी देश में बात है वो इलीगल हो। तो उसके लिए हमारे भारत में एक संस्था बनाई गई है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था को अगर देखा जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और ये स्पेशलाइज करती है इसी तरीके के वाइट कॉलर फ्रॉड्स, कंपनीज के द्वारा किया जा रहा फ्रॉड्स। इसको लेकर एक इंस्टीट्यूट भी बनाया गया था जिसको कंपनीज एक्ट बोला जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 में इसको एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा मिल गया और इसको रखा कहाँ गया, देखिए ये कोई कोर्ट नहीं है। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। दिस इज जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन विच इन्वेस्टिगेट्स इनटू द फ्रॉड्स। इट इज नॉट ए जुडिशियल बॉडी। So if it has to arrest someone, it has to get a warrant from the judicial body. और दूसरी बात, इसका जो स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, इसको रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए किस तरह हमारे भारत में सीरियस फ्रॉड्स हो गए या वाइट कॉलर फ्रॉड्स हो गए, इन चीज़ को देखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आजकल ये बहुत बढ़ रही हैं चीज़ें। तो इसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा कि किस तरह हमें इस चीज़ का ज्ञान रहता है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। बात करते हैं केरला हाई कोर्ट की। रिसेंटली केरला हाई कोर्ट वॉज इन न्यूज़ फॉर मेकिंग आउट सम स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स रिलेटेड टू द मेंटल क्रूएलिटी। देखिए डिवोर्स एक्ट में कुछ अलग अलग तरीके से क्रूएलिटी के बारे में बताया गया। फॉर एग्जांपल फिजिकल क्रूएलिटी, जिसमें शारीरिक शोषण होता है, राइट, और दूसरा मेंटल टॉर्चर। तो इसी को लेकर, मेंटल क्रूएलिटी को लेकर ये बताया गया कि किसी तरीके से भी ऐसा नहीं हो सकता कि मेंटल क्रूएलिटी के डायरेक्ट एविडेंस निकाले जा सके। इसको लेकर अगर हमने कुछ देखना है, कुछ सोचना है, तो उसको फैक्ट्स और बाकी सारी चीज़ों को एक प्रॉपर उसका इन्फ्रेंस बनाना पड़ेगा, उस सभी चीज़ों को एक देखना पड़ेगा, कलेक्टिवली देखना पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि मेंटल क्रूएलिटी में मैरिज में एक स्पाउस के बिहेवियर एट्रीब्यूट्स दूसरे स्पाउस की मेंटल टायरनेस या फटीग का कारण बनते हैं, तो वो मेंटल क्रूएलिटी को देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ उन्होंने सामने रखा। इसी तरीके से इंद्रजीत मेहता का केस भी इसी दिशा में देखता है। तो उसमें भी यही चीज़ सामने उभर के आती है कि किस तरह जो मेंटल क्रूएलिटी है उसको हम नकार नहीं सकते, उसको लेकर अगर एडजुडिकेशन देनी है तो एक प्रॉपर इन्फ्रेंस चाहिए ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स। फर्दर जयचंद्र वर्सेस अनिल कुमार के केस में भी यही चीज़ स्थापित की जाती है, जब कोर्ट अपनी बात को सामने रखते हैं कि क्रूएलिटी जो है वो हमेशा फिजिकल नहीं होती, वो इमोशनल, साइकोलॉजिकल या मेंटल भी होती है। तो इसीलिए अगर डिवोर्स एक्ट के हिसाब से हम देख रहे हैं तो उसकी क्रूएलिटी की ग्रेवनेस और उसकी वेटीनेस, मतलब कितनी बड़ी क्रूएलिटी वो हो रही है, तो उसका निर्धारण करना ज़रूरी हो जाएगा। मेंटल क्रूएलिटी को लेकर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। सेक्शन 10 ऑफ डिवोर्स एक्ट क्या कहता है, इसको आपको देखना चाहिए। लेट्स मूव ऑन। चलिए बात करते हैं हिंदी की। लेट्स टॉक अबाउट इट। व्हाट इज हिंदी? बेसिकली हिंदी इज नॉट ए क्लासिकल लैंग्वेज, जैसे हमारी तमिल है, संस्कृत है। इट इज नॉट ए क्लासिकल लैंग्वेज। यस, इट इज ए शेड्यूल्ड 8 लैंग्वेज, जो कि हमारे भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है अलॉन्ग विद इंग्लिश। पर हिंदी को अगर बोला जाए क्या वो क्लासिकल लैंग्वेज है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदी की जड़ें जो हैं वो अपभ्रंशा लैंग्वेज में, स्क्रिप्ट में मिलती हैं, जो धीरे धीरे 11वीं सेंचुरी में इवॉल्व होकर
देवनागरी स्क्रिप्ट बन गई। हमारे भारत में सितंबर 14 को हिंदी दिवस कहा जाता है या इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखिए, बेसिकली इसी दिन हमारे भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिंदी को एक्सेप्ट किया एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसलिए हमारे भारत के लिए सितंबर 14 एक बहुत महत्वपूर्ण दिन बन जाता है। संविधान में भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल नंबर 351 दर्ज है, जिसमें खास तौर पे डायरेक्शंस दी जाती हैं किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि वो हिंदी को प्रमोट करें, बढ़ोतरी मिले हिंदी को। तो हिंदी को बढ़ोतरी कैसे मिलेगी? कई इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट चला रही है। फॉर एग्जांपल, एक डायरेक्टरेट भी बनी थी 1960 में। उसी तरह अलग अलग पुरस्कार भी दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं। और एक अलग प्लेटफॉर्म भी है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको लेकर हिंदी सीखने के लिए लोगों को मदद दी जाती है। इन्हीं सब इनिशिएटिव्स को लेकर आपको ये जानकर खुशी होगी कि हिंदी भी भारत के बाहर निकल रही है। जैसे मॉरिशियस है, नेपाल हो गया, फिजी हो गया, सूरीनाम हो गया, यहाँ पे हिंदी बोली जाती है और समझी भी जाती है। तो हिंदी के लिए आपको ये सब जानना ज़रूरी हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, हिंदी के लिए सितंबर 14 का क्या महत्व है। उसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज, ये ध्यान में रखें आप कि भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश। नेशनल लैंग्वेज हमारे यहाँ पे अभी नहीं है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। लेट्स मूव ऑन। लेट्स टॉक अबाउट जीआई टैग्स। देखिए, मेरे ख्याल में ये बहुत कॉमन है चीज़ कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग जो हैं वो खास तौर पे उन चीज़ों को मिलते हैं जो किसी क्षेत्र की विशेषताएं हैं। जैसे मथुरा के पेड़े, रसगुल्ला, कलमकारी आर्ट, ये सारा कुछ आपको मेरे ख्याल में पता होगा। हमारा यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करने का क्या मतलब है? देखिए, हम यहाँ पे रेगुलेशंस देखेंगे, हमारे भारत में इस चीज़ को कौन देखता है और वर्ल्ड लेवल पे इस चीज़ को कौन देखता है। तो भारत की बात करें तो जियोग्राफिकल जो इंडिकेटर टैग्स हैं उसको देखने के लिए हमारे यहाँ पे एक एक्ट बनाया गया है जिसमें जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स, उनको रेगुलेशन और प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज़, अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो सर वर्ल्ड लेवल पे WTO की जो नेशंस हैं उनमें अग्रीमेंट हुआ, ट्रिप्स नाम का एग्रीमेंट, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारे भारत में आज के टाइम पे लगभग 400 जीआई टैग्स दिए गए हैं जो कि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो कि नेचुरल या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर पे वैलिड होते हैं। इसमें से कम 100 ऐसे गुड्स हैं जो हमारी एग्रीकल्चर और प्रोसेसिंग जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर लगे हुए हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एपिडा नाम की एक हमारे यहाँ पे अथॉरिटी है जो कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट देखती है, उनकी एक्सपोर्ट देखती है। तो ये रिसेंटली एक और भी खबर आई थी कि हमारे भारत की एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं। बासमती की एक्सपोर्ट 29% बढ़ गई है, फ्रूट्स 4% बढ़ गए हैं। तो इस तरह जो एक्सपोर्ट्स हैं ये काफ़ी एक अपर ग्राफ पे जा रही हैं, जो हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो इस प्रेजेंटेशन में हमने काफ़ी कुछ देखा, बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखे, बहुत सारी ऐसे लेजिस्लेशंस देखे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन जाते हैं अगर हम एक जागरूक नागरिक भी बनना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।